तो गाइस फिटर एजुकेशन ऑफ झांसी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। 3 में मैंने आपका ट्रेमल तक कवर कर दिया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंच। ठीक है, आज हम पंच पढ़ने वाले हैं। पंच, मैं यहाँ मुक्के मारने वाले पंच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पंच जो कि एक हमारा वर्कशॉप का टूल होता है और यह टूल परमानेंट मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपने पंच नहीं देखा है तो मैं आपको इसी में वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अभी लास्ट में दिखा दूंगा, उसका फिगर दिखा दूंगा किस प्रकार होता है, किस प्रकार ये काम करता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। पंच, पंच क्या होता है? सबसे पहली बात आती है पंच क्या होता है। तो पंच की डेफिनेशन है, पंच एक हमारा मार्किंग टूल होता है, परमानेंट मार्किंग टूल होता है। ठीक है, मार्किंग एंड परमानेंट इन दोनों में डिफरेंस है। परमानेंट मार्किंग वो होती है जो स्थायी रूप से की जाती है। मार्किंग जो है एक बेसिकली आप देख लीजिए, जैसे कि हम पेन पेंसिल इस तरीके से मार्किंग करते हैं तो ये एक मार्किंग हो जाती है। लेकिन परमानेंट मार्किंग क्या होती है? एक स्थायी होती है जिसको हम बिगाड़ नहीं सकते इरेजर से। ठीक है, तो पंच जो हमारा है परमानेंट मार्किंग टूल है और इसका प्रयोग हम वर्कशॉप में किसी भी मार्किंग को स्थायी बनाने के लिए, पक्का करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो इसकी हो गई साधारण सी बात। अब बात आती है कि सर मार्किंग और परमानेंट मार्किंग इसमें अंतर क्या है। तो अगर आपको अंतर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मार्किंग जो होती है, जैसे कि हमने मान लीजिए ये हमारा कोई जॉब है, इस प्रकार ये कोई हमारा जॉब पड़ा है। ठीक है, और हमने मार्किंग के लिए लिया भाई अपना एक पेंसिल लिया। ठीक, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं इधर बना रहा हूँ आपको। ये मैंने मान के चलिए ब्लू कलर का पेंसिल ले लिया, इसको पेंसिल समझिए। तो मैंने क्या किया, स्केल रखा और इस प्रकार से पेंसिल से जो है इस पर हमें स्क्वायर बनाना था, एक मैंने ये बना दिया। तो ये हमारी हो गई मार्किंग। ठीक है, अब हमको पंच हमारा क्या काम करता है? परमानेंट मार्किंग करता है। तो परमानेंट मार्किंग कैसे समझ में आएगा? तो ये तो हमारी होगी नॉर्मली मार्किंग। ठीक है, नॉर्मल मार्किंग समझिएगा थोड़ा सा। तो हम क्या करते हैं पंच के द्वारा? पंच से हमको इस मार्किंग को जो है पक्का करना है, तो हम इसका क्या करेंगे, पंच को लेकर के पंच उठाएंगे और 110 ग्राम का जो हमारा है हैमर लेंगे। क्योंकि परमानेंट मार्किंग के लिए हमारी बुक्स में लिखा गया है कि 110 ग्राम का हैमर प्रयोग में लाते हैं। तो हम 110 ग्राम का हैमर लेंगे प्लस हम पंच लेंगे। कौन सा पंच लेंगे भाई? हम लेंगे डॉट पंच, जिसका एंगल होता है 60 डिग्री। ठीक है, अगर आपको पता ना हो तो 60 डिग्री एंगल होता है उसका। उस पंच को लेकर के हम जो हमारी नॉर्मल मार्किंग थी, टेम्पररी मार्किंग थी, उस पर हम रखेंगे और हैमर से चोट लगाएंगे तो इस पर एक गड्ढा बन जाएगा, निशान बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जॉब में हमारा निशान बन जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते चलेंगे इस प्रकार से। इसी लाइन पर हमको परमानेंट मार्किंग करनी है, तो हमें जो हमने टेम्पररी मार्किंग की थी उसी के ऊपर हम पंच को आगे बढ़ाते जाएंगे और इस पर मार्किंग करते जाएंगे। तो हमारा कुछ समय बाद हमारा जो मार्किंग है वो पूरा ऐसे इस तरह से हो जाएगा। परमानेंट मार्किंग हमारा हो गया। अब परमानेंट मार्किंग का फ़ायदा क्या है? जैसे कभी हमारे हाथ से छूने से या किसी चीज़ से ये मार्किंग जो है, पेंसिल वाली मार्किंग जो, या हमने स्केच से किसी स्क्राइबर से मार्किंग की है, ये हमारी बिगड़ती है। जो मार्किंग हमारी ये है बिगड़ती है। ब्लू वाली लाइन जो है नॉर्मली मार्किंग थी, ये हमारी बिगड़ती है। तो हमको परमानेंट मार्किंग तो नहीं बिगड़ेगी, ये हमें दिखाई देगी। तो ये हमें गाइड करेगी कि यार हमारी मार्किंग जो है इधर से थी, इस प्रकार। ठीक है, मैं उसी के ऊपर डॉट डॉट जो हमने लाइनें बनाई हैं उसी के ऊपर बना रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ से थी। ठीक है, तो ये हमें क्या है, गाइड करेगी। एक प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। इस प्रकार पंच के द्वारा परमानेंट मार्किंग की जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसका थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। अच्छा, अब यहाँ बात आई है तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ थोड़ा सा कि ये जो हमारे डॉट हैं, ये जो पंच के द्वारा ये डॉट लगाए जाते हैं, इनकी लगभग दूरी कितनी रखनी है हमें? इनकी दूरी हम रखते हैं 3 से 5 mm तक होनी चाहिए। एक डॉट की दूरी दूसरे डॉट के बीच की दूरी, ठीक है, 3 से 5 mm होनी चाहिए।
और जो हमारा पंच जो गड्ढा बनाएगा या निशान बनाएगा उसकी गहराई कितनी होती है, उसकी गहराई लगभग 1 mm तक हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप अगर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा डीपली पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बोला है मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कवर करूँगा सारा कुछ। तो इस प्रकार हमारी परमानेंट मार्किंग होती है। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, ये क्या कह रहा है। तो डेफिनेशन में लिखा है इसका, जब कोई जॉब बनाया जाता है तो जॉब बनाने के लिए पहले उस पर मार्किंग मीडिया लगाया जाता है। ठीक है, मार्किंग मीडिया लगाया जाता है, सही बात है। मैंने आपको बता दिया कि हमारा सबसे पहले क्या होता है, एक सीक्वेंस वाइज होता है कि जैसे हम पहले मार्किंग मीडिया लगाते हैं, उसके बाद स्क्राइबर से मार्किंग करते हैं, उसके बाद हम परमानेंट मार्किंग करते हैं जो कि पंच के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। और ड्राइंग के अनुसार मार्किंग की जाती है। भाई जो हमें ड्राइंग मिलेगी उसी के अनुसार हम मार्किंग करेंगे, कैसा हमें जॉब बनाना है। ठीक है, कार्य करते समय बार बार जॉब को छूने से मार्किंग मिट सकती है। मैंने आपको बताया छूने से या पानी गिरने से या किसी चीज़ से, एसिड से, किसी चीज़ से हमारी जो है मार्किंग मिट सकती है। इसीलिए की हुई मार्किंग को स्थायी बनाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक टूल प्रयोग में लाया जाता है जिसे पंच कहते हैं। पंच के द्वारा मार्किंग की हुई लाइनों पर डॉट लगा दिए जाते हैं जिससे कि मार्किंग जॉब बनाने के अंतिम समय तक दिखाई देती है। मतलब जॉब बनाने के अंतिम समय तक, जॉब बन भी जाता है ना हमारा, मतलब जैसे हमें कंप्लीट करना है, कंप्लीट होने से पहले तक वो मार्किंग हमें दिखाई देती है कि हमारी मार्किंग कहाँ से है। भले ही ये स्क्राइबर वाली मार्किंग बिगड़ जाए, हमारा मार्किंग मीडिया जो है छूट जाए, लेकिन परमानेंट मार्किंग हमारी दिखेगी, हमें गाइड करेगी कि भाई यहाँ से लाइन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं, इसकी बॉडी अष्टभुज आकार की होती है। अष्टभुज मतलब इसकी 8, जैसे कि हमारा हेक्सागोनल नट होता है उसमें 6 भुजा होती हैं, इसमें 8 होंगी, आकार की होती है। उसको बेलनाकार बनाकर नर्लिंग कर दिया जाता है। इसकी बनावट में निम्नलिखित भाग होते हैं। भाई नर्लिंग तो आप जानते होंगे, नर्लिंग किस प्रकार होती है। जैसे ये हमारा मान के चलिए पंच की बॉडी हो गई और इस पर हम नर्लिंग कर दें कुछ इस प्रकार। क्या है, हाथों में पसीना आता है या किसी चीज़ से ये स्लिप होने का ऑयल लग जाता है तो ये नर्लिंग से क्या है, स्लिप नहीं होता है। इस प्रकार की नर्लिंग कर दी जाती है डायमंड शेप में। अब इसका बढ़ते हैं आगे मटेरियल की तरफ। इसके 3 भाग होते हैं मुख्यतः, हेड, बॉडी, पॉइंट, ये तीनों हैं। आप इसको अगर आपके बोर्ड में दिखा देता हूँ इसका फिगर आपको थोड़ा सा। ये हो गया हमारा पंच, ठीक है, ये हो गया हमारा हेड, ये हो गई हमारी बॉडी और ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं जो कि ऊपर दिया है। अब आते हैं इसके ऊपर मटेरियल की तरफ। मटेरियल की तरफ बढ़ते हैं। ये हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। इसके पॉइंट को केश हार्ड नहीं, हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। साइज, पंच का साइज उसकी पूरी लंबाई व व्यास से लिया जाता है, जैसे कि 150 से 12.5 mm। तो हाई कार्बन स्टील तो आप जानते होंगे भाई, मार्किंग करनी है, परमानेंट मार्किंग करनी है, चोट लगानी है तो जॉब थोड़ा सा हार्ड भी होता है कभी, मतलब ज़्यादातर जॉब आयरन के होते हैं तो वो हार्ड होते हैं, तो उस पर ऐसे तो निशान लगेगा नहीं कि भाई हम पेन से ठोक दें या किसी चीज़ से ठोक दें। तो उसके लिए हाई कार्बन स्टील का जो है हमारा मटेरियल होता है पंच का, उससे बनाया जाता है। ठीक है, और उसके पॉइंट को जो है हार्ड व टेम्पर कर देते हैं, ताकि अब हार्ड व टेम्पर नहीं करेंगे तो जैसे हम चोट लगाएंगे हमारे से तो उसकी नोक जो है वो ब्लंट हो जाएगी या टूट जाएगी, घिस जाएगी जल्दी से। एक दो पंच ही मारे हमने, मतलब एक दो पंच डॉट के निशान बनाए, हमारा पॉइंट जो है ब्लंट हो गया, क्या काम का। इसीलिए हम इसको थोड़ी मजबूती प्रदान करते हैं हार्ड व टेम्पर के द्वारा करके, तो थोड़ा मजबूत हो जाता है हमारा पॉइंट। इसका इतनी जल्दी से आसानी से घिसता नहीं है, टूटता नहीं है। साइज के अनुसार ये 150 से 12.5 mm तक आता है। ये आप याद कर लीजिए इसको। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के या 4 प्रकार के, हमारी बलबीर सिंह की बुक में दिए हैं। बाकी होते तो आगे और भी हैं, जैसे कि होलो पंच हो गया जो कि इसमें नहीं दिया है, पिन पंच हो गया इसमें नहीं दिया है, बलबीर सिंह की बुक में नहीं दिया है, लेकिन आप जब रॉयल पढ़ेंगे उसमें आपको सारे पंच मिल जाएंगे।
तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन नहीं पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या है काफ़ी लंबी है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डॉट पंच। इसका इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, ये डॉट पंच का कोण जो है मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है, 60 डिग्री इसका एंगल होता है। ठीक है, ग्राइंड करके इसको बनाया जाता है, मार्किंग करने के पश्चात डॉट लाइन लगाकर उन्हें स्थायी करने के लिए इसका प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है। सीधा सा आप याद कीजिए, डॉट पंच का पॉइंट होता है 60 डिग्री होता है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं सेंटर पंच। इसका काम क्या होता है भाई, सेंटर पंच है तो इसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री होगा, और ये हमेशा ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं जैसे हमें किसी जॉब पर ड्रिलिंग करनी है, ड्रिलिंग कार्य करनी है, इस पर हमें इधर ड्रिलिंग करनी है। ठीक है, जैसे मान के चलिए इधर हमें ड्रिलिंग करनी है इस जगह, तो हम इसको क्या करते हैं, सेंटर पंच को इधर पर रख के और ठोक देते हैं, तो ये इस पे निशान बन जाता है, जिससे कि हमारा ड्रिल जो होता है उसको एक स्थान मिल जाता है, वो इधर उधर स्लिप नहीं होता है, बिल्कुल डायरेक्ट ही उसी जॉब में जाता है अंदर से। मार्किंग से सेंटर पंच का जो पंच होता है उससे हमारा ड्रिल जो है आउट नहीं होता है सेंटर से, उसका जो डेड सेंटर है उसी में बैठ जाता है। ठीक है, इसका ये काम होता है। प्रिक पंच का काम होता है, आपको है तो आप ये मैंने दिया है, इसका डेफिनेशन जो है आप पढ़ लेना, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा इसीलिए मैं ज़्यादा इसका डिटेल मतलब आपको इतना बता दिया है जो कि नॉर्मल है। सेंटर पंच का कोण एक इम्पोर्टेंट है, और इसका कटिंग एंगल बड़ा होता है वगैरह वगैरह, ये सब इसमें जो लिखा है आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वैसे इसके पॉइंट को 90 डिग्री के मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। ग्राइंड करके बनाया जाता है, मुख्यतः ड्रिल का प्रयोग होल उसके सेंटर से पॉइंट की पंचिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि कटिंग एंगल बड़ा होता है, इसलिए जो डॉट लगाया जाएगा वह कुछ बड़े आकार का और अधिक गहरा लगेगा। ड्रिल का बेब उसमें आसानी से बैठ जाएगा। इस प्रकार ड्रिल होल सेंटर से आउट नहीं होगा। मैंने आपको बताया, यही डेफिनेशन में लिखा है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, कुछ बड़ा बात नहीं है इसमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पिरिक पंच की ओर। इसका भी एक चीज़ याद रख लीजिए, 30 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, और इसको हमें नरम धातुओं पे प्रयोग करते हैं। नरम धातु जैसे कैसे होगी, जैसे कि गर्म धातु हो गई, उसको उसमें पंच लगाने के लिए जैसे इसमें दिया है, जैसे पीतल, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि वगैरह वगैरह, ये भी है सॉफ्ट मटेरियल के लिए इसका, क्योंकि पॉइंट एंगल पतला है ना, 30 डिग्री है तो भाई पतला होगा। जैसे मैं आपको 3 पॉइंट एंगल बता देता हूँ, जैसे मान के चलिए ये हो गया हमारा, ये 60 हो गया। ठीक है, फिर थोड़ा 90 वाला है तो वो और मोटा हो जाएगा, फिर ये है 30 डिग्री वाला तो थोड़ा ये पतला रहेगा इस प्रकार से। तो 30 डिग्री वाला है ये, तो मान के चलिए पतला हुआ तो हम इसको नरम धातुओं पर प्रयोग करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगी हमारी जो नोक है। ठीक है, अब आता है हमारा ऑटोमेटिक पंच। इस पंच को क्या करते हैं, ऑटोमेटिक पंच में क्या है, ये सबसे पहली बात तो 60-90 हो जाता है। ठीक है, जैसे हमें 2 पंच ले जाने की जगह जहाँ कहीं हमें दो कार्य क्रिया करनी है, तो दो हम डॉट पंच और ऑटोमेटिक पंच मतलब इनमें डॉट पंच और सेंटर पंच, इन दोनों को ले जाने के बजाय हम ऑटोमेटिक पंच ले जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ 90 की भी करनी है और 60 की भी मार्किंग करनी है। तो हम सबसे बेटर है ऑटोमेटिक पंच एक ही ले जाएंगे, 2 को ना ले जाने के बजाय एक ही ले जाएंगे, तो हमारा 90 डिग्री का पॉइंट और जो 60 डिग्री का कोण में जो हमें निशान लगाने हैं वो लग जाएंगे हमारे। ठीक है, इस प्रकार का अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार का पंच एक आधुनिक पंच है जिसका प्रयोग करते समय मार्किंग हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक स्प्रिंग होती है, एक नर्लिंग की हुई कैप होती है। गहरा पंच लगाना हो तो कैप को घुमाकर नीचे की ओर कस दिया जाता है। पंचिंग करते समय इसको हाथ से दबाव डाला जाता है, जिससे स्प्रिंग की सहायता से पंच के निशान लग जाते हैं। अब ये तो वही बात होगी, मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसमें एक स्प्रिंग रहती है जो कि टेंशन देती है, हम इधर से इसको प्रेस करेंगे, स्प्रिंग दबेगा तो इधर ये जो है प्रेशर मारेगी, तो इसमें जो है गड्ढा बन जाएगा, हमारी जॉब में गड्ढा बन जाएगा। ये इस प्रकार कार्य करता है, इसमें हमें हैमर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जो हमारा ऑटोमेटिक पंच है मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है। ये हमारा है जो ऑटोमेटिक पंच है, ये देख लीजिए आप, ये हमारा ऑटोमेटिक पंच है। इसकी देखिए ये कैप दिख रही है आपको, थोड़ा सा मैं जूम करूँगा, ये देख लीजिए आप, ये हमारा इसका पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इसकी कैप है। ठीक है, इसको ही हमें प्रेस करना है, वो कह रहा है इसको प्रेस करेंगे तो इधर निशान बन जाएगा। इसमें एक ऑटोमेटिक है तो इसमें स्प्रिंग की सहायता से ये पंच का निशान जो है बनाता है, और इसकी निब भी हम 60-90 कर सकते हैं। तो आई होप आपको ऑटोमेटिक पंच समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है,
अब क्या है, सावधानियाँ हैं, तो भाई सावधानियाँ तो आप नॉर्मली है कितनी भी बना सकते हो, पढ़ देता हूँ मैं। पंच का पॉइंट तेज धार वाला शार्प होना चाहिए, भाई शार्प होना चाहिए, सही बात है। लगे हुए डॉट के बीच की दूरी बहुत अधिक ना बहुत कम होनी चाहिए, लगभग 3 से 6 mm तक रखी जाती है। आप 3 से 5 ही याद रखिए, 3 से 5 एग्जाम में क्या है आया हुआ है, ठीक है। सेंटर पंच का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंच को सेंटर व गहराई में लगाना चाहिए, जिससे ड्रिल होल सेंटर में किया जा सके। हाँ भाई, जहाँ पंच का निशान लगेगा ड्रिलिंग वहीं हो जाएगी, इसीलिए हमें पंच का जो निशान लगा रहे हैं प्रॉपरली ठीक ढंग से लगाना है, ये कह रहा है। अगर निशान कहीं आउट हो गया तो भाई ड्रिलिंग भी वहीं आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है थोड़ी सी। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। यदि किसी पॉइंट का यदि किसी पंच का पॉइंट खराब हो गया है तो उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको दोबारा ग्राइंड करके प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी पांचवें पॉइंट की तरफ, यदि किसी पंच का हेड छत्रक मीन्स मशरूम, मशरूम तो आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, इस प्रकार हो जाता है। छत्रक अर्थात खराब हो गया है तो उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम चोट मारेंगे तो हो सकता है जो हमारा हैमर से, जैसे ये देखिए जो हमारा हैमर का वो आएगा, वजन आएगा, वो सेंटर में ना जाके इधर उधर जाएगा। कैसे हम इसको समझते हैं, मैंने ये फिगर बनाया हुआ है, थोड़ा सा देखिए समझने के लिए। ये हमारा पंच हो गया, ये हमारा पंच हो गया, ये हैमर हो गया। तो इसको ये टेपर जो बनाया गया है, ये जो आपको टेपर बनाया गया है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। ये जो टेपर बनाया गया है, ये आपको दिख रहा है, ये टेपर बनाया गया। ये टेपर क्यों बनाया गया, क्योंकि जो हैमर का कांटेक्ट एरिया है ये और पंच का कांटेक्ट बीच में पड़ेगा, तो भाई सीधा पॉइंट तक ही इसका वो जाएगा फोर्स, ठीक है, पॉइंट तक जाएगा डायरेक्टली। अगर इधर पूरा अगर ये बना देता तो क्या है, थोड़ा बहुत बॉडी लॉस, मतलब इधर उधर इसका जो है वेट जो आएगा ऊपर से इधर उधर भी थोड़ा कम प्रभाव पड़ता। लेकिन ये इसको टेपर बना दिया गया है। मैं ये रेड कलर का बिगाड़ता हूँ। इसको टेपर बनाने का मतलब ही यही है कि इसका जो वेट आएगा सीधा सेंटर में जाएगा इसके, ठीक है। ये इसका मतलब है, ये हमारा जॉब हो गया। इस प्रकार से ये पंचिंग करेगा। ये देखिए मैंने निशान लगाए हुए हैं, 1 1 2 3। इस प्रकार से इनका जो स्पेस है मैंने आपको बताया 3 से 5 mm होना चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पंच समझ में। अच्छा, इसके अर्थात कुछ और पंच भी होते हैं, जैसे पिन पंच हो गया, ठीक है, और हमारा जो है होलो पंच हो गया। इन सभी का भी प्रयोग है, बट अपनी बलबीर सिंह में नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसको कवर नहीं किया। बट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बैल पंच हो गया, ठीक है, ये इसमें आपको दिख जाएगा। ये बैल पंच हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये बैल के आकार का है, ये देखिए, ये हमारे जो है बैल के आकार का। इसको क्या करेंगे, किसी सिलेंड्रिकल जॉब पर हम इसको सीधा रखेंगे, इस प्रकार ये आ जाएगा। उसमें जो निशान रहेगा इसको हम ठोक देंगे ऊपर से, जो है ना ऊपर से। इसको भी हम हैमर के द्वारा इसमें चोट लगाएंगे, तो इसमें जो है ये जी नुक दिख रही है आपको, ये इसमें गड्ढा कर देगी। अच्छा मेरे भाई, ये इसमें जो नुक दिख रही है इसकी, ये इस जॉब में गड्ढा कर देगी इस प्रकार, ठीक है ना। तो ये कार्य हो गया इसका बेल पंच का। बेल पंच में कोई मतलब हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है कि देखना है, सीधा रखो इसको सैंडिकल रॉड पर और सीधा इधर से चोट मार दो तो ये सीधा सा जो है गड्ढा कर देगी। अब कुछ और अन्य पंच होते हैं जो कि देख लीजिए, इसमें फिगर में आपको दिख रहा होगा, काफ़ी सारे पंच हैं। इन सभी के बारे में हमारी बलबीर सिंह में तो नहीं लिखा है, बट पंच के टाइप्स में आपको बता रहा हूँ। ये हमारा देखिए सेंटर पंच हो गया, ये डॉट पंच हो गया, ठीक है। इतना अंतर होता है इनमें। इसकी पॉइंट देखिए थोड़ी सी मोटी है, भाई पॉइंट एंगल कम है तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट मोटा पतला होगा। ये सारे हमारे पंच आ गए। देखिए पहला होता है हमारा सेंटर पंच, ठीक है, फिर होता है पिरिक पंच, फिर होता है सॉलिड पंच, फिर होता है डॉट पंच, ऑटोमेटिक सेंटर पंच, हॉलो पंच। देख लीजिए हॉलो पंच इस प्रकार का होता है। ये खोखला है, देखिए अंदर से खोखला है, खोखला है इसीलिए तो इसको हॉलो बोल रहा है, ठीक है।
इसीलिए तो इसको हॉलो बोल रहा है। हॉलो मीन्स खोखला। पिन पंच, ये देखिए पिन पंच कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे हमारी साइकिल में क्वार्टर पिन लगी रहती है ना, उसको निकालने के लिए हॉलो पंच ये दिए हैं, सॉरी पिन पंच ये दिए हैं, ये पिन पंच दिए हैं हमारे। और उसके बाद आता है पैल पंच। इन सभी के बारे में तो चलिए, आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।